इंडिया जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ। हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा। याद रखना, अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। सभी की खबर बनेगी और जुर्म पर कानून की जंजीरें जमेंगी। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी दास्तान से जो है तो पुरानी लेकिन नई कहानियों से भी ज्यादा भयानक है। मेरठ, औरैया, इंदौर, शिलोंग और जो भी आपने अब तक देखा और सुना सब भूल जाइए, क्योंकि कानपुर की रीना के आगे सब फेल है। इस कहानी में बेइंतहा लव है, सेक्स का नशा है और धोखे की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई दंग रह गया। रीना के फोन से 55 पॉर्न वीडियोस मिले जो खुद रीना के ही थे। आखिर क्या है ये पॉर्न वीडियो और खूनी इश्क का राज क्या है, देखिए पूरी कहानी। तारीख 10 मई 2025। वारदात धीरेन्द्र का कत्ल। दस मई की रात पुलिस को धीरेन्द्र की लाश उसके घर के बेडरूम में मिली। खून से सना फर्श और पास में पड़ा एक लोहे का रॉड इस हत्या की क्रूरता बयां कर रहा था। शुरुआत में पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला माना, लेकिन जैसे ही जांच गहरी हुई एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। रीना और सतीश ने मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी थी, लेकिन सवाल ये था, क्या यह सिर्फ जुनून का नतीजा था या इसके पीछे कोई और राज था? कानपुर के साड़ इलाके का लक्ष्मण खेड़ा गांव शांत और बेहद खूबसूरत। वहीं एक छोटे से घर में रहने वाला एक साधारण सा युवक धीरेन्द्र, जो एक ट्रक ड्राइवर था। 2019 में उसकी शादी रीना नाम की एक लड़की से होती है। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा होता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। पड़ोस में ही सभी रिश्तेदारों के भी घर थे, तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता और दिन यूं ही गुजर जाते। लेकिन ये शायद धीरेन्द्र की जिंदगी में आने वाले भूचाल से पहले की शांति थी। शादी के 3 साल बाद पड़ोस में रहने वाले भतीजे सतीश और फिर अभिषेक से पत्नी रीना का अफेयर हो जाता है। रीना दोनों के साथ एक एक कर जिस्मानी भूख मिटाती है। रीना के सेक्स की भूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो भतीजों के साथ उन प्राइवेट लम्हों को अपने फोन में कैद करती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन एक बार धीरेन्द्र ने रीना और सतीश को सेक्स करते रंगे हाथ पकड़ लिया तो वो टूट जाता। रीना का घर से बाहर आना जाना बंद कर देता और यहीं से शुरू होती रीना के खौफनाक कदम की साजिश। रीना अपने प्रेमी और भतीजे सतीश के साथ मिलकर धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। अब आपको कत्ल की वो काली रात की पूरी कहानी बताते हैं। 10 मई की रात रीना ने धीरेन्द्र के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाते ही धीरेन्द्र बेहोश हो गया। रीना ने सतीश को बुला लिया। रीना ने सतीश से धीरेन्द्र के सिर को चौखट पर मारने के लिए कहा। सतीश डर गया। उसने ये करने से मना कर दिया। रीना ने ही धीरेन्द्र के सिर को चौखट पर तब तक पटका जब तक पत्नी रीना खुद थक नहीं गई। जब उसे लगा कि धीरेन्द्र की सांसें थम गई हैं, तब वो रुकी। फिर दोनों ने मिलकर धीरेन्द्र को
घर के बाहर चारपाई पर लिटा दिया ताकि गांव वालों को लगे कि किसी ने सोते वक्त हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर से खून के सभी धब्बे धो दिए। पुलिस ने जब केस को सुलझाते हुए रीना और सतीश को गिरफ्तार किया तो रीना के मोबाइल फोन को देख सभी दंग रह गए। फोन में 55 सेक्स वीडियोस थे जिसमें रीना अपने दोनों भतीजों के साथ थी। ये वीडियोस न सिर्फ उनके अवैध संबंधों के सबूत थे बल्कि पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रीना दूसरे भतीजे अभिषेक के साथ भी रिश्ते में थी, लेकिन अभिषेक का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था, जिससे उसे सरकारी गवाह बनाया गया। रीना और सतीश को हमने कई बार देखा था। सतीश अक्सर उनके घर आता जाता था, लेकिन हमें क्या पता था कि इतना बड़ा कांड होने वाला है। उस रात कुछ अजीब सा लगा था। रात को चीखें सुनाई दी थी, लेकिन जब तक हम समझ पाते सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस की सख्त पूछताछ में रीना और सतीश का झूठ नहीं टिका। रीना ने कबूल किया कि धीरेंद्र उनके रिश्तों के बीच रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि विश्वास, रिश्तों और धोखे की एक डरावनी दास्तां है जो बताती है कि सेक्स की भूख हमेशा रिश्तों का खून बहाती है। रीना और सतीश अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस घटना से पूरा इलाका सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वो आता है, कोर्ट में दाखिल होता है, सिर से लेकर पैर तक काले पोशाक में ढका। उसकी आंखों की झलक भी बमुश्किल ही दिख रही थी। उसे देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी सुरक्षा थी कि मानो कोई आतंकी या जल्लाद आया हो। असल में वो जल्लाद ही था। कोर्ट में जज के सामने उसने जो कहा, उसे सुनकर एक बार तो वक्त भी ठहर गया, क्योंकि उसका दावा था कि उसने 19 सालों में 100 से ज्यादा लाशों को ठिकाना लगाया है। आखिर कौन है ये जल्लाद? क्या है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का ये राज? तारीख 11 जुलाई 2025, जगह धर्मस्थला कर्नाटक। घटना कोर्ट में अपराधी की एंट्री। कर्नाटक के बेलथनगाड़ी कोर्ट में हर दिन की तरह लोग दलीलों और अपने केसों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक कोर्ट परिसर थम सा जाता है। सब जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी आंखों ने आज तक नहीं देखा था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। फिर अचानक पुलिस वैन से एक शख्स उतरता है, पूरी तरह काले कपड़ों से ढका हुआ। उसकी आंखें भी बमुश्किल ही दिख रही थी। सवाल उठे कि आखिर यह शख्स कौन है। वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ और उसने कोर्ट में जो बयान दिया, उसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। उसने कोर्ट में दावा किया कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं। उसने उन्हें और उनसे जुड़े हर सबूत मिटा दिए हैं। इन लाशों में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धर्मस्थला मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने बताया कि उसने जंगल में ले जाकर कई लाशों को दफनाया और साथ ही कई लाशों को उसने आग के हवाले कर दिया। सफाई कर्मी ने कबूलनामे में यह भी कहा कि दफन होने वाली लड़कियां वो थीं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। वो शख्स यहीं नहीं रुका, उसके साथ आए वकीलों में से एक के कंधे पर एक काला बैग था। कोर्ट में मौजूद लोगों को लगा कि
कि इसमें शायद दस्तावेज होगी, लेकिन जब वो काला बैग खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में एक महिला के कंकाल थे। शख्स ने कहा कि सालों पहले इस महिला के शव को उसने दफनाया था, लेकिन आत्मग्लानि के चलते वो चैन से जी नहीं पा रहा था, इसलिए वो ये खुलासा कर रहा है। 100 से ज्यादा शव दफन। ये शख्स दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्म स्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी था, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 3 जुलाई को शख्स ने वकीलों के जरिए एक बयान जारी कर दावा किया था कि मंदिर के अधिकारियों के दबाव में उसने सैकड़ों शवों को दफनाया है। सफाई कर्मी के बयान के बाद कर्नाटक में हलचल बढ़ गई, लेकिन स्थानीय पुलिस को तो जैसे सांप सा सूंघ गया। खुलासों से हैरान पुलिस अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। और फिर कोर्ट और पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी हैरान परेशान थे और सिर्फ सुलगते सवाल थे, क्योंकि लाशों का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन के साथ ही साथ कर्नाटक सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये देश में हुई अब तक के अपराधों में सबसे बड़ा नजर आ रहा था। पुलिस की भूमिका पर उठते सवालों के बीच धर्मस्थल मंदिर के पास नेत्रवती मंदिर के किनारे और इससे लगे जंगलों का रहस्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन जंगलों में लाशों को चोरी छिपे दफनाने की चर्चाएं पहले भी दबी जुबान में होती रहती थी। गायब होती बच्चियां, उठते सवाल। साल 2012 में एक 17 वर्षीय MBBS छात्रा की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी। मृतका के परिवार वालों ने आरोपी का खुलकर नाम लिया, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया। साल 2003 मणिपाल कॉलेज की छात्रा अनन्या अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली अनन्या की मां खुद CBI में काम करती थी। वे कोलकाता से धर्मस्थल पहुंची, लेकिन पुलिस ने यह कहकर FIR दर्ज नहीं की कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। उन्होंने मंदिर के धर्माधिकारी से मदद मांगी, लेकिन अगले ही दिन 3 लोगों ने उनके हाथ पैर बांधकर एक घर में बंद कर दिया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि वो यहां से जल्द ही चली जाएंगी। ऐसी कई घटनाओं की चर्चाएं इस इलाके में होती रहती, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और स्थानीय दबंगों के डर के चलते आज तक इनकी सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मंदिर के आसपास जंगल में कितने मानव कंकाल मिलेंगे? क्या SIT इन लाशों को खोज पाएगी? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उनके परिवारों को उनके अवशेष सौंपे जाएंगे? बहरहाल सफाई कर्मी के खुलासे के बाद थोड़ी उम्मीद तो बनी कि अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक SIT गठित की है। SIT मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट और DNA मिलान जैसे काम करेगी। इस खुलासे ने कर्नाटक की नींव हिला दी है और सरकार के साथ प्रशासन की नींद भी। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने ये जांच SIT को सौंपी। लेकिन क्या कोर्ट में मास्कमैन ने जो कुछ भी बयान दिया या फिर 100 से ज्यादा लाशों को दफनाने की कहानी बताई, उसमें क्या कुछ सच्चाई है? क्या SIT को खुदाई के दौरान कुछ हाथ लगा भी या नहीं? क्या इस केस में धर्मस्थल मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों पर कोई एक्शन होगा? राज गहरे होते जा रहे हैं और जवाब अब भी अंधेरे में है। कर्नाटक के धर्मस्थल गांव में कथित रूप से शवों को दफनाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। DGP और IGP MA सलीम ने इस पूरे मामले की जांच कर रही SIT को निर्देश दिए हैं कि वो एक नई शिकायत की भी जांच करे, जिसमें आरोप है कि पुलिस ने एक लड़की का शव बिना केस दर्ज किए ही दफना दिया। दरअसल 4 अगस्त को धर्मस्थल पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में जयंत नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि 2002 और 2003 के बीच गांव में सड़क किनारे एक 15 वर्षीय लड़की का शव पड़ा मिला था।
पुलिस ने मामला दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम किए बिना ही उसे दफना दिया। वहीं धर्मस्थल के आसपास एसआईटी की खुदाई जारी है, लेकिन एसआईटी को अब तक सिर्फ 2 जगहों पर मानव कंकाल के अवशेष मिले। कहां-कहां मिले कंकाल? पहला अवशेष 31 जुलाई 2025 को साइट नंबर 6 पर मिला, जिसमें 15 हड्डियां थी, लेकिन कोई खोपड़ी नहीं थी। 4 अगस्त 2025 को साइट नंबर 11 के पास बंगल गुड्डे में एक ऊंचे जंगल क्षेत्र में मिला, जिसमें एक खोपड़ी और कुछ अन्य हड्डियां शामिल थी। इस तरह एसआईटी को अब तक 2 अलग-अलग स्थानों पर कंकाल अवशेष मिले हैं। धर्मस्थल के स्नान घाट के पास बंगला गुड्डे में कब्रिस्तान संख्या 11 और 12 की खुदाई करने वाली एसआईटी को मंगलवार को कोई कंकाल नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि कब्रिस्तान संख्या 13 की खुदाई बुधवार को की जाएगी। ये स्थल भी स्नान घाट के आसपास ही है। शवों को निकालने की शुरुआत 29 जुलाई को शुरू हुई और अब तक ये खोज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कहने को तो बेहद खूबसूरत और शांत, लेकिन अब इसी छत्तीसगढ़ पर कुछ लोगों की बुरी नजर पड़ चुकी है। नशे की अंधेरी दुनिया के सरताज अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को नशे का अड्डा बनाने में तुले हैं। यह हम नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई बता रही है। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का पाकिस्तान कनेक्शन और ड्रग्स को लेकर कैसे हुआ एक्शन, देखिए। छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक काला सच, नशे का जाल जो युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन पुलिस इन नशे के सौदागरों पर लगातार नकेल भी कस रही है। इसी क्रम में रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रायपुर के कमल विहार सेक्टर 4 में टिकरापारा थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मकान में छापा मारा। ऑपरेशन में पुलिस ने 412.87 ग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। गैंग के सरगना लवजीत सिंह उर्फ बंटी, सुवित श्रीवास्तव और अश्विनी चंद्रवंशी समेत 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में नशे का ये काला कारोबार कोई नई बात नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में नशे की लत में फंसे युवाओं की संख्या 20% बढ़ गई। 2023 में राज्य में 1200 से ज्यादा नशा तस्करी के केस दर्ज हुए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहर नशे के बड़े हब बनते जा रहे हैं। पुलिस ने 2025 में अब तक 700 से अधिक केस और 1500 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई। 2022 में रायपुर के कालीबाड़ी इलाके में 5 किलो गांजा बरामद हुआ था। 2024 में दुर्ग में 2 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर पकड़े गए। लेकिन इस बार की कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को सामने लेकर आया। लवजीत सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान के ड्रग पैडलर के संपर्क में था। गैंग यूके, मलेशिया और ताइवान के सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता था। पुलिस को कई म्यूल बैंक खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान और खाड़ी देशों से भी जुड़े हैं। ये गैंग हाई प्रोफाइल क्लब्स, कैफे और पार्टियों में ड्रग सप्लाई किया करते थे। स्थानीय सरगना सुवित श्रीवास्तव महावीर नगर में अपने कमल विहार ठिकाने के जरिए इस कारोबार को संचालित कर रहा था। अभी इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हम लोगों के पास में अवेलेबल है, उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके पाकिस्तानी नंबरों से या फिर इंटरनेशनल नंबरों से कंटिन्यू बातें होती है। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने नशे के काले कारोबार पर बड़ा प्रहार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। जल्दी इस रैकेट से जुड़े अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। विदेशी लेन देन की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जा रही है। लेकिन सवाल ये, क्या ये कार्रवाई नशे के जाल को पूरी तरह तोड़ पाएगी? कुल मिलाकर नशे के खिलाफ ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तहसीन जैदी,
IBC 24 रायपुर। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका हर एक पन्ना दहशत और दरिंदगी से भरा है। क्या है वो स्टोरी, कल पता चलेगा, क्योंकि कानून नहीं करता किसी को माफ। आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साथ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।